हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे आज, और इसमें हम 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। एक है स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरी है रिलायबिलिटी और तीसरी है वैलिडिटी। तो सबसे पहले टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं कि कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसको स्टैंडर्डाइज होना ज़रूरी है। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट में नहीं होता, हर तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी ज़रूरी होती है। इसका क्या मतलब होता है कि हम कंपेयर किससे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे स्कोर आए हैं टेस्ट में वो अच्छे हैं कि ख़राब हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन जब तक नहीं होगी तो हमें कंपैरिजन के लिए कोई बेसिस नहीं मिलेगा। जैसे सपोज एग्जांपल देने हैं कि एग्ज़ाम में आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपको बोला गया कि उसमें आपके 70% जो आइटम्स हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन सिर्फ इतना बोलने से आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप उसमें अच्छा स्कोर करे हो कि ख़राब स्कोर करा है आपने, या आप एवरेज लेके आए हो, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको दूसरों के स्कोर भी तो पता होने ज़रूरी हैं। सो unless you know the average score of all the members of the class, how the scores are distributed, मतलब आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि एवरेज कितना है तो आपको ये कैसे पता नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि 70% जो है वो एवरेज के ऊपर है या एवरेज के नीचे है। तो हमें एवरेज पता होना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोगों के कितने आए हैं, 40 आए हैं कि ज़्यादातर लोगों के 60 आए हैं या 80 आए हैं। जैसे सपोज आपको पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों के 40 आए हैं तो आपको अच्छा लगेगा सुन के आपके 70 ठीक है और मैक्सिमम लोगों के 40 ठीक है, इसका मतलब आपने बेटर किया है। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि एवरेज 80 है, यानी कि 80 ज़्यादातर जितने बच्चे थे क्लास में उनके 80% सही थे आंसर्स, तो उसमें आपको ये लगेगा कि आपके जो है एवरेज से कम है। तो इस तरीके से भी इंटेलिजेंस टेस्ट में भी होता है, वो भी केयरफुली स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। जब हम कोई टेस्ट हम लेते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का अगर हम ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहे हैं, अगर पॉपुलेशन या उसमें से कुछ भी सैंपल है अगर हम उनका ले रहे हैं, तो उसमें स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम उसका मीन निकालना और उसके स्टैंडर्ड स्कोर निकालना, ये सारी चीज़ें बहुत कंपलसरी हो जाती हैं। तो कोई भी टेस्ट अगर वेल कंस्ट्रक्टेड है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आएगा, जो हमारा बेल शेप का कर्व होता है। A bell-shaped function with most scores in the middle and fewer scores towards the extreme. तो ये जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक नॉर्मल कर्व है जिसमें ज़्यादातर स्कोर, मैक्सिमम लोगों के स्कोर बीच में आते हैं, जिसको हम एवरेज बोलते हैं या मीन बोलते हैं जिसको हम, और लेफ्ट साइड पे लो आता है, राइट साइड पे हाई स्कोर्स आते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो लो और हाई पे होते हैं, ज़्यादातर लोग एवरेज में होते हैं, यहाँ पे होते हैं ज़्यादातर लोग। सो टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मल कर्व, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल कर्व। टेस्ट आर वेल कंस्ट्रक्टेड, दैट आर वेल कंस्ट्रक्टेड शो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। मोस्ट स्कोर्स फॉल नियर द मिडल, फ्यूअर स्कोर एट द एक्सट्रीम। तो मिडल में ज़्यादा स्कोर मिलेंगे आपको, एक्सट्रीम में कम मिलेंगे लोग। और नॉर्मल कर्व जो है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स रिलेटिव स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का जो कर्व होता है वो भी नॉर्मल कर्व ही आता है। इससे क्या हमें पता चलता है कि दूसरे लोगों के स्कोर्स क्या आए हैं और एवरेज क्या है। तो यूजिंग द नॉर्मल कर्व वी कैन टेल व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल पीपल हु टुक द टेस्ट स्कोर्स एज हाई एज दिस पर्सन। तो जैसे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है, एग्जाम्पल है जैसे इफ ओनली 2% ऑफ ऑल पर्सन हु टेक एन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर एज हाई एज अ स्पेसिफिक पर्सन, वी कैन कंक्लूड दैट शी इज वेरी इंटेलिजेंट। मतलब अगर सिर्फ 2% ही लोग एक हाई स्कोर को अचीव कर पाते हैं, जो कि एक हाई स्कोर है किसी का, उससे हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसके बराबर सिर्फ 2% लोग ही पहुंच पाए। लेकिन अगर 50% लोग उतना स्कोर ला सकते हैं तो फिर वो एवरेज हो जाता है। अब जैसे ही वो 70% वाले स्कोर की बात हो रही थी कि आपको बोला गया कि आपकी 70% सही है और सिर्फ 2% लोग हैं जो आपके आसपास हैं, तो दैट मीन्स आपने बहुत अच्छा करा है।
लेकिन अगर 50% लोगों ने आपकी जैसे ही करे तो फिर तो आप एवरेज में आ जाते हो। And if 98% score higher than she does, we can conclude that she is very low in intelligence. और अगर आपके स्कोर से 98% लोगों ने ज़्यादा स्कोर कर लिया तो फिर आप बहुत लो कैटेगरी में आ जाते हो। कहने का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन करने से और नॉर्मल कर्व के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि आप जो है एवरेज के अबव हो, एवरेज के बिलो हो या एवरेज में आते हो। एक इंटेलिजेंस टेस्ट का एवरेज 100 लेके चलते हैं, जिसकी वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं। सो 100 से बिलो को हम लो इंटेलिजेंस मानते हैं और ज़्यादा को हाई। तो ये था स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि एक कंपेयर करने का तरीका। फिर आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब टेस्ट हमारा कितना कंसिस्टेंट है, कितनी कंसिस्टेंसी है उस टेस्ट में। सपोज दैट इन प्रिपरेशन फॉर अ समर एट अ बीच you decided to go on a diet to lose 10 pounds. Your current weight is 135. For 2 weeks you skip desserts and engage in extra exercise. अभी कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि सपोज आपने कभी डाइट करी जिसमें आपने 10 पाउंड लूज करने हैं। आपने अपना वे किया, 135 आ रहा था और 2 वीक आपने कुछ मीठा नहीं खाया, एक्सरसाइज करी एंड देन अगेन आपने अपने आप को वे किया फिर से, और आपने ये देखा कि जो वेइंग मशीन है वो 139 दिखा रही है, यानी कि आपने और 4 पाउंड गेन कर लिया है। तो आप ऑब्वियसली आप शॉक हो जाओगे कि इतना कुछ करने के बाद मेरा कम होने की बजाय बढ़ कैसा गया। अब आप नीचे उतरते हो तो आप देखते हो कि जो उस पर निडल है वो 134 पे चली गई है। अब फिर से उस पर चढ़ के देखते हो वो 131 पे जा रही है। मतलब जितनी बार आप उसको चेक कर रहे हो अपने वेट को, हर बार वो अलग वेट दिखा रहा है। ये जो अलग अलग वेट दिखा रहा है ना, इस चीज़ को बोलते हैं अनरिलायबिलिटी। मतलब कि वो जो स्केल है, मेजरमेंट स्केल है, वो अनरिलायबल है। हर बार आप अपना टेस्ट करोगे, हर बार वो अलग स्कोर दिखाएगा। इसी तरीके से जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं किसी का और वो अलग अलग स्कोर दिखाता है हर बारी सेम पर्सन का, तो वो टेस्ट को अनरिलायबल माना जाता है। एक रिलायबल टेस्ट क्या होता है, दैट इट मस्ट यील्ड द सेम रिजल्ट ईच टाइम दे आर अप्लाइड टू द सेम क्वांटिटी। तो अगर सेम पर्सन का ले रहे हो, सेम क्वांटिटी का ले रहे हो, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। इफ दे डोंट, दे आर एसेंशियली यूजलेस। Two basic forms of reliability are important. First, test must possess what psychologists call internal consistency. पहली चीज़ ये कह रहे हैं कि टेस्ट के अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब जो टेस्ट इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बना है उसमें वही आइटम्स होने चाहिए जो इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं, ना कि इमोशन के लिए हो या रीजनिंग कुछ और चीज़ के लिए आ जाए। लेकिन इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड इस तरह की चीज़ों के नहीं होने चाहिए। जो टेस्ट आपका इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बना है उसमें क्वेश्चंस भी वही होने चाहिए जो इंटेलिजेंस को मेजर करें। और ये कैसे असेस कर सकते हैं हम, इसके काफ़ी तरीके होते हैं। वैलिडिटी को रिलायबिलिटी को चेक करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक होता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बोलते हैं उसको। स्प्लिट हाफ में क्या होता है, हम अपने टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपके टेस्ट में 100 आइटम्स हैं, 100 आइटम मतलब 100 क्वेश्चंस हैं। आपने उसमें से ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर वाले अलग कर लिए और जो इवन नंबर वाले हैं 2, 4, 6, 8 फर्दर ऐसे जो भी हैं वो अलग कर लिए। अपने अपने टेस्ट को 2 हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर लिया और जिसके ऊपर आपने ये टेस्ट कंडक्ट करना है उनसे ये दोनों ही भरवाया आपने, और दोनों टेस्ट के अलग अलग स्कोर। जैसे एक पर्सन ए है जिसको ये टेस्ट देना है, उसने पहले ये वाला टेस्ट दिया जिसमें इवन ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस थे, फिर उसने ये वाला टेस्ट दिया जिसमें इवन नंबर वाले क्वेश्चंस थे। अब उसके दोनों क्वेश्चंस के जो दोनों टेस्ट उसने दिए हैं उसमें उसके कितना स्कोर आया है उसको आपने आपस में रिलेट करना है। तो आप क्या करोगे, द फर्स्ट एंड द सेकेंड हाफ दोनों जो टेस्ट हैं, कंपेयरिंग पीपल स्कोर ऑन ईच पार्ट, दोनों में उनके कितने स्कोर आए हैं। इफ द टेस्ट मेजर्स इंटेलिजेंस रिलायबली देन द कोरिलेशन बिटवीन द 2 पार्ट शुड बी पॉजिटिव एंड हाई। मतलब अगर दोनों के टेस्ट के स्कोर के
कोरिलेशन पॉजिटिव है और हाई है, मतलब इसमें भी उसने अच्छा किया है, इसमें भी अच्छा किया है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, दैट मीन्स आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल है। आपने कैसे चेक किया? आपने अपने टेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ऑड इवन नंबर के थ्रू या जो भी आपका तरीका है 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और उसको दोनों टेस्ट करने के लिए बोले अपने पार्टिसिपेंट को, और दोनों टेस्ट में अलग अलग जो स्कोर आए हैं उसके उनको आपस में आपने कोरिलेट कर लिया। अगर दोनों के कोरिलेशन देख के आपको मिला कि पॉजिटिव है कोरिलेशन, तो आपका जो टेस्ट है वो हाई है, वो रिलायबल है। इसको बोलते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। मतलब स्प्लिट हाफ मतलब आपने अपने टेस्ट को आधा डिवाइड करके कर लिया। तो ये रिलायबिलिटी की डेफिनेशन है यहाँ पे, द एक्सटेंट टू विच एनी मेजरिंग डिवाइस yield the same result each time it is applied to the same quantity। और स्प्लिट हाफ मतलब हम इसको जब हाफ करके लेते हैं, द कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स ऑन 2 पार्ट्स ऑफ अ टेस्ट। सेकंड क्या चीज हो गई? एक तो ये चीज थी कि वो जो उसके अंदर जो टेस्ट आइटम है वो उसी चीज के होने चाहिए जिस चीज का वो टेस्ट है। दूसरी चीज ये है, टू बी viewed as reliable, test of intelligence must yield scores that are stable over time। आपके स्कोर स्टेबल भी होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक बार आपने कोई टेस्ट दिया इंटेलिजेंस का, उसमें आपका आईक्यू आ गया सपोज 120 या उससे 120 मान लेते हैं, और आपने एक हफ्ते बाद अपना आईक्यू टेस्ट दिया और उसमें आपका आईक्यू 100 से कम आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट का जो स्कोर है ना वो स्टेबल होना चाहिए ओवर टाइम, और इसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट रीटेस्ट करते हैं। टेस्ट रीटेस्ट मतलब उसी पर्सन का बार बार टेस्ट लेते हैं। बार बार टेस्ट लेने से ये हो जाता है कि हर बार ही उसका जो स्कोर है वो ज्यादा से ज्यादा, जैसे 120 है तो कितना ऊपर नीचे हो सकता है? 120 का 118 हो जाएगा या 122 हो जाएगा, इतना ऊपर नीचे हो सकता है। इतने ये तो नहीं हो सकता कि 120 एक बार आया तो दूसरी बार 90 हो जाए बिल्कुल ही। तो ये देखने के लिए हम रीटेस्ट करते हैं, अलग अलग ओकेजन्स पे करते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि जितने भी वो स्कोर हैं वो कोरिलेट हो रहे हैं कि नहीं आपस में। The more similar a given person score on this occasion, the higher is the test retest level। तो सिमिलर स्कोर्स आएंगे यानी कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी सेम है, क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो एकदम सडनली नहीं बदल जाती है, इसको टाइम लगता है बदलने में। लेकिन आप जो है अगर हफ्ते बाद ही किसी का ले रहे हो तो वो बदल तो नहीं जाएगी इंटेलिजेंस। अब रिलायबिलिटी भी हो गई, पहला था स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा रिलायबिलिटी। अब आते हैं वैलिडिटी पे। वैलिडिटी का मतलब है डू टेस्ट मेजर व्हाट दे क्लेम टू मेजर। क्या वो टेस्ट उसी चीज को मेजर कर रहे हैं जिस चीज को मेजर करने के लिए वो बने हैं। अब जैसे यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कहीं आप बाहर मॉल में घूम रहे हो और आपको वहां एक मशीन लगी हुई मिली है और उसमें ये बोर्ड पे लिखा हुआ है टेस्ट योर सेक्स अपील, और आप सोचोगे कि शायद ये मशीन ये चेक कर सकती है कि हमारी सेक्स अपील कितनी है, हम दूसरों को कितने अट्रैक्टिव लगते हैं। और उसमें लिखा है कि आप इसमें एक क्वार्टर डालोगे या फिर एक कॉइन डालोगे जिससे वो आपको आपकी रेटिंग बताएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो वो जो बता रहा है आपको वो सही चीज बता पा रहा है? क्या वो मशीन आपको एक्चुअली में बता पा रही है कि आप कितना अट्रैक्टिव लगते हो दूसरों को, या आपकी सेक्स अपील को मेजर कर पा रही है वो? तो ये जो चीज होती है ये इनवैलिड हो गया, मतलब ये इनवैलिड तरीका है किसी चीज को मेजर करने का। तो ऐसे ही अगर साइकोलॉजिकल अगर वो टेस्ट है जो वो अगर वो चीज मेजर करने के लिए कह रहा है जो वो कर ही नहीं सकता तो वो इनवैलिड टेस्ट है। एनी मेजरिंग डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो चाहे वो, दैट क्लेम टू मेजर समथिंग दे डू नॉट आर लो इन वैलिडिटी। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू साइकोलॉजिकल टेस्ट। They are useful only to the extent that they really measure the characteristics they claim to measure। तो एक इंटेलिजेंस टेस्ट में एक्चुअली में उस तरह की चीजें होनी चाहिए जो इंटेलिजेंस को ही टेस्ट कर रही हैं। अब इस चीज को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कंटेंट वैलिडिटी का। Content validity has to do with the extent to which items on a test are related in a straightforward way to the characteristic we want to measure। मतलब कंटेंट वैलिडिटी क्या है? इस चीज को वैलिडिफाई करना कि जो चीजें टेस्ट में लिखी गई हैं वो चीज इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए ही है और किसी चीज को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ measurements of length of people's ear,
मतलब आप सपोज कोई इंटेलिजेंस टेस्ट दे रहे हो और उसमें क्वेश्चन आया है कि आपके कानों की लेंथ क्या है या आपके दांतों की शार्पनेस कितनी है, तो आप वहां सोच में पड़ जाओगे कि ये किस तरह के क्वेश्चन हैं, इससे हमारी इंटेलिजेंस का कैसे पता चल रहा है। तो ये इस चीज को चेक करना बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी। तो ये कंटेंट वैलिडिटी किसी टेस्ट में होने का मतलब है उसमें इस तरह की क्वेश्चंस या इस तरह के आइटम्स नहीं होने चाहिए जो उस चीज को मेजर नहीं कर रहे जिसके लिए वो टेस्ट बना है। और दूसरी एक टाइप की वैलिडिटी होती है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के साथ कितना रिलेट हो रहा है लोगों का स्कोर। जैसे इफ अ टेस्ट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर देन पर्सन अटेनिंग डिफरेंट स्कोर्स ऑन इट शुड ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर दैट आर रेलिवेंट टू द कैरेक्टरिस्टिक बीइंग मेजर्ड। मतलब कि जो सपोज जैसे अगर मैं ये बोल रही हूँ कि जिसका आईक्यू लेवल हाई है उसके स्कूल में भी स्कोर्स अच्छे आने चाहिए, स्कूल में भी मार्क्स अच्छे आने चाहिए, और अगर ये दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट हो पा रही हैं तो मेरे टेस्ट में क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है। तो जो स्कोर हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं उसके बेस में अगर हम किसी के ग्रेड स्कूल में वो कर सकते हैं, कोरिलेट कर पाएँ या प्रिडिक्ट कर पाएँ। इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो कंकरेंट यानी कि जो स्कोर अभी आ रहे हैं उससे कोरिलेट कर पाएँ, या प्रिडिक्ट कर पाएँ, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो वो हमारे टेस्ट को क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी मानते हैं उसमें। फिर इसका मतलब ये है कि हमारे टेस्ट में क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है कि किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को हम वैलिडिफाई कर रहे हैं कि अगर इसका आईक्यू अच्छा है तो ये स्कोर अच्छे लेके आएगा या आ रहा है स्कूल में, या फिर इसका अगर आईक्यू के अलावा और भी हो सकता है जैसे ऑक्यूपेशनल एटीट्यूड में उसका स्कोर अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब उसका वर्क में परफॉर्मेंस आगे अच्छा होगा या अच्छा कर रहा है अभी। तो कंकरेंट मतलब जो अभी हो रहा है और फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो प्रिडिक्टिव हो गया। तो फाइनली ये कह रहे हैं कि किसी भी एक अच्छे साइकोलॉजिकल टेस्ट में स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी तीनों होना ज़रूरी है। और स्टैंडर्डाइजेशन और रिलायबिलिटी का तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन वैलिडिटी को लेके क्वेश्चन आता है क्योंकि कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो बोलते हैं कि जितने भी अभी तक साइकोलॉजिकल टेस्ट बने हैं वो कोई एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस को ही टेस्ट कर रहे हैं, वो ऑल टोटल हमारे इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं करते। जैसे स्टर्नबर्ग कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो जो हमारी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस है जैसे कि कॉग्निटिव स्किल हो गया, इस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं। दीज टेस्ट वर नॉट डिजाइन टू मेजर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो वही कह रहे हैं कि हमारे टेस्ट जो है वो सिर्फ हमारी कौन सी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, हमारी कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को वो टेस्ट जो है वो टेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब वो टेस्ट उतने भी वैलिड नहीं है जितना एक इंटेलिजेंस टेस्ट को होना चाहिए। और जो टेस्ट हैं जैसे कि स्टैनफोर्ड बिने हो गया या वेक्सलर का हो गया, जिनकी एक हाई वैलिडिटी है वेयर प्रिडिक्शंस ऑफ परफॉर्मेंस इन स्कूल, और ये वाले टेस्ट हैं जो ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि स्कूल में कोई कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इन एडिशन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर आर मॉडरेटली रिलेटेड टू सक्सेस। और अभी हमें ये भी पता है कि इंटेलिजेंस में कितना स्कोर आ रहा है वो हमारे सक्सेस इन फ्यूचर, मतलब कि हमारा जो करियर है उसमें हम कितना सक्सेसफुल होंगे उससे इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता है। इंटेलिजेंस स्कोर कम ज़्यादा आता है लेकिन कई बार उससे हमारे करियर में हमें कितनी सक्सेस मिलेगी वो चीज़ प्रिडिक्ट नहीं हो पाती है। तो इसलिए वैलिडिटी के ऊपर बार बार क्वेश्चन उठता है कि जो टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो कितने वैलिड है, हमारी कौन सी इंटेलिजेंस को वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फाइनली द टेस्ट आर इवन लेस यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग सक्सेस इन अदर एरियाज। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जो वो कोई एक पर्टिकुलर टाइप की ही चीज़ को वो कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, लेकिन वो हमारी ओवरऑल हर चीज़ में हमारा सक्सेस को मेजर नहीं कर पाते। तो ये थे 3 बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो होने ज़रूरी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे कॉग्निटिव बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी प्रोसेसिंग स्पीड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।